जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए इतिहास की ये क्लासेज आपको देखने को मिल रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपके जो है लगाई जा रही है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए। जितने भी तमाम साथी हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी से संबंधित रखते हैं तो उन सभी को इस क्लास को साझा जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो विश्वास के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो समाजशास्त्र का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर जो हमने क्लासेस दी थी उन क्लासेस से एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिला था। विश्वास जताइएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम के अंदर छपने वाला है। प्रश्न का एक जो अंक होता है वो भी चेंज नहीं होने वाला है, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर हमने जो है 100% आपका मिला करके भी दिया है। हालांकि उस वीडियो के अंदर माइक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। 2 से 3 मिनट का जो वीडियो था, जो शुरू से लेकर के जो है आपके थोड़ा सा उसके अंदर वॉइस आई और उसके बाद जो है कट हो गई थी। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन उस वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है सारे के सारे प्रूफ आपको दिए हैं। जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों के प्रूफ हमने उस वीडियो के अंदर दिए हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया जाएगा। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो नोट्स की हम बात करें तो हमारे नोट्स से सारे प्रश्न उसके अंदर देखने को मिले थे। नोट्स की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। और अब आपके बचे हुए सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, भारत का इतिहास और आपके जो है यहाँ पर अनुसंधान पद्धति वाला तो हो चुका है, और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग, ये तीनों के तीनों पेपर है। इनके जो नोट्स है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इन नोट्स के माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। और टुडे रोजगार के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर यहाँ पर भी अपडेट दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने जो है आपके 25 क्वेश्चनों तक कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर 26वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। मुगल साम्राज्य था उसके पतन के प्रमुख क्या कारण रहे हैं। तो जो मुगल जो साम्राज्य था उसके जो एक जो है एक समय जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य है वो था। उसके जो पतन के कई कारण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि ये कारण जो है राजनीतिक भी थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे और धार्मिक दृष्टिकोण से भी विविध थे। यानी सभी के सभी प्रकार के यहाँ पर कारण देखने को मिले। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो था मुगलों की कमजोर नेतृत्व क्षमता, यानी उनकी नेतृत्व करने की जो क्षमता थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए थे वो मुगलों के शासकों में जो है कमजोरियाँ और कुशल नेतृत्व की कमी देखने को मिली थी। और ये जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य के भीतर जो है राजनीतिक अस्थिरता का जो है अस्थिरता, ये भी इसका क्या बनी कारण है वो देखने को मिला। दूसरा जो कारण था वो था विभिन्न क्षेत्रों में जो है विद्रोह, यानी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इनके द्वारा जो क्या किया गया, अटैक किया गया और उसके अंदर जो है विद्रोह वो छेड़ा गया, जिसके अंदर राजपूतों के अंदर, मराठों, सिखों और अन्य स्थानीय शक्तियों ने जो है मुगलों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह खड़ा कर दिया। और जिसके अंदर शिवाजी और गुरु गोविंद थे जैसे नेता अपने अपने समुदाय के लिए जो है स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते थे। इन विद्रोहों ने जो है आपके साम्राज्य के अंतर्गत जो है राजनीतिक एकता को भी कमजोर कर दिया था। इस प्रकार से इनकी जो है पतन का ये कारण रहा। और तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण रहा वो रहा था आर्थिक संकट। जी हाँ साथियों, इनके ऊपर आर्थिक संकट भी देखने को मिला और औरंगजेब ने यहाँ पर जजिया कर को पुनः लागू किया था, जिससे क्या हुआ कि हिंदू जो समुदाय था, हिंदू समुदाय के अंदर असंतोष बढ़ा और इसके साथ ही निरंतर युद्धों ने जो है आपके साम्राज्य के जो खजाने थे उसको कमजोर कर दिया। आर्थिक अव्यवस्था ने जो है प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित किया, जिससे जो है साम्राज्य की जो शक्ति थी उसके अंदर कमी देखने को मिली थी। चौथा और महत्वपूर्ण जो कारण था वो था सामाजिक और आपके धार्मिक असमानता यहाँ पर देखने को मिली थी। बात करें औरंगजेब की तो औरंगजेब की जो सख्त और धार्मिक नीतियाँ थी, उन्होंने जो है हिंदू
और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाया और इस धार्मिक विभाजन ने जो है साम्राज्य की सामाजिक संरचना को है वो क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। और अंत के अंदर क्या होता है कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका उदय भी एक महत्वपूर्ण कारक था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इससे क्या होता है, इसने मुगल साम्राज्य की शक्ति को अधिक कमजोर कर दिया। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की हम बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट और बाहरी आक्रमण, ये पूरे के पूरे सारे के सारे जो है इसके कारण बने, जिन्होंने इससे इसे जो है धीरे धीरे कमजोर और अंततः समाप्त ही कर दिया। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन का जो है ये कारण बने और मुगल साम्राज्य का आखिर के अंदर पतन देखने को मिला। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। प्रश्न संख्या 27 है कि मुगल साम्राज्य की प्रकृति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो मुगल साम्राज्य की प्रकृति के बारे में आपको क्या है बताना है। तो मुगल साम्राज्य की प्रकृति एक जटिल और विविधतापूर्ण संरचना थी। कैसी थी? जटिल भी थी और विविधतापूर्ण इसकी संरचना थी, जो कि विभिन्न तत्वों से मिलकर क्या है बनी थी। इसे एक साम्राज्य के रूप में समझा जा सकता है। इसमें जो है राजनीति के और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भी इसके अंदर क्या थी, सम्मिलित थी। बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से इसकी। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुगल साम्राज्य एक केंद्रीयकृत तंत्र था, जिसके अंदर जहां पर एक सम्राट या फिर हम कह सकते हैं बादशाह यहाँ का सर्वोच्च शक्ति का जो है आपके अधीश्वर होता था। और बाबर से लेकर के औरंगजेब तक सभी मुगल शासकों ने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने और इसे नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियों का पालन किया। शासक का जो है सत्ता को निरंतरता बनाए रखना और उसके रिश्तेदारों, सामंतों और नायबों पर निर्भर यहाँ पर था। इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इसके जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो मुगल जो साम्राज्य था उसने विभिन्न जातियों के अंदर, धर्मों के अंदर और आपके संस्कृतियों का समावेश किया और इस साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख और आपके अन्य धार्मिक समूहों का यहाँ पर सह अस्तित्व था। और अकबर ने जो है सुलह कुल की नीति अपनाई, जो कि धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक थी। बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से तो मुगल साम्राज्य में इस्लाम का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिला था और लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता भी मौजूद थी। लेकिन औरंगजेब के शासन में जो है धार्मिक नीतियां जो है क्या हो गई थी, सख्त हो गई थी, और जिसने जो है धार्मिक विभाजन को भी क्या किया था, बढ़ावा दिया था। बात करते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो मुगलों ने जो है भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य को समृद्ध किया और ताजमहल, लाल किला जैसे स्मारक उनके जो है स्थापत्य कौशल का प्रतीक बने। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की प्रकृति एक जटिल तंत्र थी, जिसमें राजनीतिक केंद्रीकरण, सामाजिक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का यहाँ पर समावेश था। और इसने जो है भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला, जो आज भी इसके अवशेषों को देखा जा सकता है। बात करते हैं कृषि व्यवस्था की। जो कृषि व्यवस्था में जमींदारों की क्या भूमिका यहाँ पर देखने को मिली थी मुगल कालीन समय के अंदर। बात करते हैं तो भारतीय कृषि व्यवस्था में जमींदारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी। और विशेषकर मैं बात करूँ तो मुगल काल के अंदर और उसके बाद के समय में जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में जाना जाता था और वे कृषि उत्पादन के संचालन में एक महत्वपूर्ण स्थान है वो रखते थे। सबसे पहले जमींदारों ने जो है भूमि का प्रबंधन और प्रशासन जो है किया और वे भूमि पर कब्जा करने वाले कृषकों के लिए एक मध्यस्थ की तरह कार्य करते थे। जमींदार किसानों से राजस्व वसूली करते थे और इसके जो बदले में उन्हें भूमि का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते थे। जमींदारों का एक महत्वपूर्ण कार्य था राजस्व संग्रहण। वे स्थानीय सरकार के साथ मिलकर राजस्व का संग्रहण करते थे और साम्राज्य को प्रदान करते थे। यह राजस्व विभिन्न प्रकारों में हो सकता था, जैसे कि अनाज,
नकद या अन्य कृषि उत्पाद के रूप में। इसके अलावा मैं बात करूं तो जमींदारों ने जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को जो है विभिन्न तकनीकी और कृषि ज्ञान है वो प्रदान किया था। उन्होंने जो है विभिन्न फसलों की पैदावार जो है बढ़ाने के लिए जो है नए तरीके और विधियों का अपनाने में जो है इनकी क्या की थी, हेल्प की थी। हालांकि जमींदारों की जो शक्ति थी वो कई बार उनके किसानों के लिए एक समस्या बन जाती थी। अक्सर वे किसानों से अत्यधिक जो है कर वसूल करते थे, जिससे किसानों में जो है असंतोष पैदा होता था। और इसके बाद क्या होता है कि कई संघर्षों और विद्रोहों का कारण बना। साथ ही जमींदारों ने भूमि सुधारों और आपके सामाजिक बदलावों का विरोध किया, जो कि उनकी शक्ति और प्रभुत्व को चुनौती देते थे। ये स्थिति ब्रिटिश काल में और भी जटिल हो गई और जब भूमि सुधार नीतियां लागू की गई। इस प्रकार जमींदारों की जो भूमिका थी वो भारतीय कृषि व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रहती है, और जिसमें भूमि के मालिक और राजस्व संग्रह और कृषि के विकास के प्रोत्साहक रहे। उनकी शक्तियाँ और नीतियाँ भारतीय जो है आपके ग्रामीण समाज के विकास और कृषि की स्थिति को प्रभावित करने में सहायक बनी। तो इसलिए जो भी साथी क्लास के अंदर शुरू से नहीं जुड़े हैं, बीच से जुड़े हैं, उन सभी साथियों के लिए एक सूचना है कि आप यदि बीच से जुड़े हैं तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं पीडीएफ या नोट्स के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, तो 9602977341 जो आपको नंबर दिख रहे हैं उन पर आपको मैसेज करना है। उस पर जब मैसेज करेंगे तो आपको पूरे के पूरे प्रश्नों की पीडीएफ फाइल है वो आपको भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी साथी क्लास को बीच से देख रहे हैं तो उन सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करिएगा। और इन पीडीएफ फाइल की यदि आपको चाहते हैं कि कैसे प्रूफ कैसे मिलेगा कि इन्हीं पीडीएफ फाइल से प्रश्न आता है, तो हमारा जो है प्रूफ का एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। जो कि समाजशास्त्र का पेपर हुआ था आपका, उस पेपर का हमने प्रूफ का वीडियो भी बनाया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो आता है या फिर नहीं आता। तो पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़ जो है उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, सारे के सारे प्रश्न उसके अंदर मिले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि मनसबदारी प्रथा का क्या महत्व था। तो मनसबदारी जो प्रथा थी जो मुगल साम्राज्य के दौरान विकसित हुई थी, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो है ढांचा थी और जिसने जो है साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। ये प्रथा जो है शासक के अधीन विभिन्न रैंक और पदों के माध्यम से संगठित थी, जहां हर व्यक्ति को एक निश्चित संख्या में जो है सैनिकों के लिए जो है जिम्मेदार बनाया जाता था। इस प्रथा का जो महत्व था वो कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। प्रथम जो मनसबदारी प्रथा थी वो थी सेना की संख्या और संगठन में एक संरचना प्रदान की थी, और मनसबदारों को विभिन्न रैंक दिए जाते थे तो उन्हें एक निश्चित संख्या में सिपाहियों का नेतृत्व करने की अनुमति देते थे। इससे सम्राट को अपने सैन्य बल की स्थिति का पता चलता था और उसे जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करने में सहायता भी मिलती थी। दूसरा यह था कि यह प्रथा जो है प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाती थी और मनसबदार जो है न केवल सैन्य नेतृत्व करते थे बल्कि वे प्रशासनिक कार्यों के अंदर भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उन्हें जो है उनके अधीनस्थ क्षेत्रों के राजस्व संग्रहण, कानून व्यवस्था, जनसंपर्क की जिम्मेदारी भी दी जाती थी, और ये व्यवस्था है वो साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी शासन सुनिश्चित करती थी। तीसरा जो था कि मनसबदारी प्रथा ने स्थानीय स्तर पर जो है शासन को जो है और अधिक जो है प्रभावी बनाया। मनसबदार स्थानीय समुदायों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए जो है उत्तरदायी थे, और जिससे जो है उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए। जो है इससे जो है प्रशासनिक और सामाजिक सहयोग भी इनको है वो जो है बढ़ावा मिला। इसके अलावा बात करें तो मनसबदारी प्रथा ने जो है सामाजिक वर्गों के बीच एक वर्गीकरण भी किया। क्या किया? एक वर्गीकरण भी किया, जो कि विभिन्न रैंकों के मनसबदारों की स्थिति और अधिकार जो है भिन्न देखने को मिले थे, जिससे समाज में एक स्तर की व्यवस्था विकसित हुई। और इससे क्या होता है कि साम्राज्य के जो भीतर है वो वर्गीय संरचना को समझना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। अंत में क्या होता है कि जो मनसबदारी जो प्रथा थी उसने मुगल साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा में क्या किया, योगदान किया, और इस प्रथा ने जो है इस प्रथा के माध्यम से साम्राज्य ने जो है अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया और सामाजिक ताने
बानी की सुरक्षित जो है ताने बाने को सुरक्षित रखा। इस प्रकार से मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य की सफलता और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण जो है आधार थी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की, विदेश व्यापार में मुगलों का क्या योगदान था। तो मुगल साम्राज्य का विदेशी व्यापार भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा है और यह न केवल आर्थिक विकास का माध्यम था बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन में भी योगदान दिया। मुगलों के काल में विदेश से विदेशी व्यापार के कई आयाम थे जो इसके महत्व को क्या करते थे, उजागर करते थे। और प्रथम की बात करें, प्रथम में मुगलों ने जो है आपके यहाँ पर विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है कई नीतियों विदेशी व्यापार जो था विदेशी व्यापार को जो है बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ क्या की गई, अपनाई गई। उनके जो शासन के दौरान जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक मार्गों का विकास भी देखने को मिला और ये मार्ग जो है भारत को मध्य एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों से जोड़ते थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत के उत्पादों और जैसे कि मसाले, वस्त्र और रत्नों की मांग भी आगे बढ़ी। और दूसरा जो था कि मुगलों ने जो है विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों का विकास किया और जिनमें सूरत का, कालीकट का और आपके जो है मांडवी आदि क्या थे इसके अंदर शामिल थे। इन बंदरगाहों पर व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए उचित बुनियादी ढांचे को क्या किया गया, विकसित किया गया। तीसरा था कि मुगलों के शासनकाल में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। इन कंपनियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया और इसके साथ ही भारतीय उत्पादों की जो मांग में वृद्धि हुई। इससे भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़े और विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ। और चौथा था कि मुगलों के जो है आपके चौथा जो था कि मुगलों के काल में सांस्कृतिक विनिमय भी हुआ। विदेशी व्यापार के माध्यम से विभिन्न जो है संस्कृतियों का आपस में संपर्क हुआ। व्यापारियों ने न केवल माल का आदान प्रदान किया बल्कि ये जो है विचारों, परंपराओं और कलाओं के तत्वों को भी क्या किया, साझा किया। इसके अलावा मुगलों ने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए जो है सैन्य सुरक्षा की व्यवस्था की। ये व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित करने में सहायक था और व्यापारियों के लिए जो है सुरक्षित वातावरण प्रदान करता था। इस प्रकार मुगलों का विदेशी व्यापार में योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को समृद्ध करने में जो है क्या था, महत्वपूर्ण था। ये न केवल आर्थिक विकास का माध्यम था बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में भी क्या है, सहायक रहा। बात करते हैं सामाजिक वर्गों में उलेमा का स्थान क्या था। उलेमा का क्या स्थान था। तो उलेमा जो था उन्हें जो है इस्लामी विद्वानों के रूप में जाना जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग था। उनका स्थान, भूमिका जो है धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्रथम था उलेमा इस्लामिक कानून यानी शरिया कहलाता था और आपके और धार्मिक शिक्षा के विशेषज्ञ भी ये थे। वे जो है आपके धार्मिक मामलों के अंदर जो है मार्गदर्शन प्रदान करते थे और समुदाय के लोगों को इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में जो है शिक्षित करते थे। उनकी शिक्षा ने समाज में धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया और इस्लामिक मूल्य को बनाए रखा। दूसरा जो था, उलेमा ने जो है साम्राज्य में राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित किया। मुगलों के समय में कई उलेमाओं ने अपने धार्मिक ज्ञान और नैतिकता के आधार पर राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित किया। ये स्थिति विशेष रूप से औरंगजेब के शासन के समय महत्वपूर्ण रही, जब धार्मिक नीतियाँ जो है अधिक सख्त हो गई थी। तीसरा था, उलेमा ने सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने दान, शिक्षा और सामाजिक सेवा के माध्यम से समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं जो है लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनी। उलेमा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह था कि धार्मिक विवादों का समाधान करना था। वे इस्लामिक न्यायपालिका में कार्यरत रहते थे और मामलों का निपटारा करते थे। उनके निर्णयों ने समाज में कानून व्यवस्था को है वो बनाए रखने में मदद की। इसके अलावा उलेमा ने जो है आपके इस्लामिक संस्कृति को संरक्षित करने में योगदान दिया और उन्होंने जो है धार्मिक ग्रंथों की जो है व्याख्या की, जो है आपके शायरी और साहित्य में योगदान जो है आपके दिया और इस्लामिक इतिहास को संरक्षित भी इनके द्वारा किया गया। इस प्रकार से उलेमा का स्थान सामाजिक वर्ग में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनकी भूमिका न केवल धार्मिक मामलों तक सीमित थी
बल्कि उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आपके जो है सांस्कृतिक जीवन में भी गहरा प्रभाव यहाँ पर जो है डाला था। उनका योगदान भारतीय उपमहाद्वीप के इस्लामिक समाज को सुरक्षित करने में और विकसित करने में सहायक रहा। बात करते हैं मुगल साम्राज्य में अमीरों की स्थिति और भूमिका क्या थी। तो मुगल साम्राज्य में अमीरों की स्थिति और भूमिका जो थी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। और अमीर जो थे वो साम्राज्य के उच्च वर्ग के सदस्य होते थे। साम्राज्य के प्रशासन, सैन्य और सामाजिक ढांचे में प्रमुख स्थान रखते थे। प्रथम बात करें तो अमीरों की स्थिति साम्राज्य की शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वे विभिन्न रैंक पदों पर होते थे और जिनसे कुछ को मनसबदार के रूप में जाना जाता था। इन अमीरों को भूमि, संसाधन, स्थानीय शासन का अधिकार दिया जाता था। प्रशासनिक प्रणाली साम्राज्य की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक थी। दूसरा, अमीरों ने जो है साम्राज्य के सैन्य ढांचे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उच्च रैंक के सैन्य अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे, सेना के संचालन में सक्रिय भागीदारी करते थे और उनका सैन्य नेतृत्व साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार में सहायक था। तीसरा, अमीरों की आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण योगदान था। वे भूमि के मालिक होते थे और राजस्व वसूल करते थे। इस प्रकार वे साम्राज्य के खजाने को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चौथा था कि अमीर जो थे, अमीरों ने सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास को भी योगदान दिया। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य को प्रोत्साहित किया। कई अमीरों ने जो है खुद को शायरी, चित्र कला और अन्य कलाओं में समर्पित जो है किया, जिससे मुगल संस्कृति को जो है समृद्धि मिली। और इसके अलावा जो है अमीरों ने जो है सामाजिक ढांचे में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ संबंध बनाए रखा। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में भी इनको मदद जो है इनके द्वारा की गई। इस प्रकार से मुगलों की साम्राज्य में अमीरों की स्थिति भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनकी शक्ति और प्रभाव ने न केवल प्रशासनिक और सैन्य कार्यों को नियंत्रित किया, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया। अमीरों की ये स्थिति साम्राज्य की स्थिरता और विकास के लिए जो है आवश्यक आधार थी। तो गाइज, आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।